एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो आकार में यूरोप जितना बड़ा हो, जिसके जंगलों में अनगिनत रहस्य छुपे हों, जहां दंत कथाओं जैसी जानवरों की पीढ़ियां अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए जूझती हों। हम एक सफर पर निकल रहे हैं, दुनिया के कुछ सबसे कीमती और सबसे अनजान वाइल्ड लाइफ ठिकानों को खोजने के लिए, जहां जानवरों के बीच ड्रामा चलता रहता है, ऐसे शानदार ऊंचे पठारों और रहस्यमयी पहाड़ों से लेकर दुर्लभ, हैरान करने वाले और मायावी जीवों से भरे जंगलों तक, खतरनाक मैदानों से लेकर जिंदगी से भरपूर दलदली इलाकों तक, चीन के जंगलों का राज खोलने का वक्त आ गया है। चिंगहाई तिब्बत पठार पर सुबह हो रही है। ये दूर दराज ऊंचे इलाके कुछ बेहद माहिर पायलट्स का घर है। काले कानों वाली चील अपनी सुबह की ट्रेनिंग शुरू कर रही है। इन तेज पहाड़ी हवाओं में उड़ते रहने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और उड़ान के बीच शिकार पकड़ने के लिए भी। ये चील हवा में अपने शरीर पर पूरा काबू पाना चाहती है। हालांकि ये माहिर शिकारी हैं, फिर भी ये चीलें अपने हुनर को निखारना कभी नहीं छोड़ती। एक और चील इस अभ्यास में शामिल हो जाती है। पूरे तालमेल के साथ काम करते हुए वो हवा में झपट्टा मारने की नकल करती है और जान जोखिम में डाल देने वाले करतब करते हुए एक दूसरे का पीछा करती हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर इन चीलों की गजब सटीकता इन्हें आसमान का असली उस्ताद बनाती है। चीन के सुदूर दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है धरती का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार। यह है दुनिया की छत। इस पठार पर जिंदगी पानी से तय होती है, क्योंकि एशिया की 3 बड़ी नदियां येलो रिवर, यांगसी और मेकोंग यहीं से निकलती हैं। इस जमीन पर सब कुछ चरम पर होता है। तेज जुनून, चालाक शिकारी और जिंदा रहने की अनोखी जद्दोजहद। China's Wild Secrets. The Roof of the World. मैडवो काउंटी, चिंगहाई प्रांत। ये विशाल ऊंचाई वाला इलाका कभी 1000 झीलों की काउंटी कहलाता था, लेकिन कई सालों के जलवायु बदलाव और ज्यादा चराई ने इनमें से कई झीलों को रेगिस्तान में बदल दिया। अब ये वेटलैंड फिर से पनप रहे हैं। इंसानी संरक्षण की वजह से ये रेगिस्तान धीरे धीरे बेहद कीमती स्रोत के पानी से भर रहे हैं। विशाल येलो रिवर का उद्गम स्थल, चीनी सभ्यता की जन्मभूमि, और ये वेटलैंड्स, ये सब कुछ दुर्लभ और खूबसूरत जल प्रेमी पक्षियों का घर है। काली गर्दन वाले सारस। यहां के लगभग 1/3 जानवरों की तरह ये भी सिर्फ इसी पठार पर पाए जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पर जी सकने वाली इकलौती सारस प्रजाति होने की वजह से स्थानीय लोग इन्हें पवित्र मानते हैं। सारस के इस जोड़े को इस रेगिस्तानी वेटलैंड में घोंसला बनाने के लिए बढ़िया जगह मिल चुकी है। चारों तरफ का पानी भरपूर खाना देता है और रेत के टीले कीमती सुरक्षा भी देते हैं।
इस सारस के परिवार में हाल ही में 2 बच्चे आए हैं। पहले 4 महीनों तक बच्चे पूरी तरह अपने माता पिता की सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं। खाना ढूंढते समय भी परिवार को साथ साथ रहना पड़ता है। ये समर्पित पक्षी जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और अपने बच्चों को बहुत संभाल कर रखते हैं। इन्होंने जानबूझकर ये जगह चुनी है क्योंकि यहां से दूर तक साफ नजर जाती है और आने वाले शिकारी जल्दी दिख जाते हैं। वो जानते हैं कि इस पठार पर खतरा हमेशा आसपास ही होता है। एक हिमालयन भेड़िया अपने अगले खाने की तलाश में। अक्सर झुंड में शिकार करने वाले भेड़िए अकेले भी माहिर शिकारी होते हैं। सारस के बच्चे जो अभी उड़ नहीं सकते असुरक्षित हैं। पिता ने भेड़िए को देख लिया है और वो खतरे का इशारा देता है। अपने शिकार के साथियों की मदद के बिना भेड़िए को सिर्फ अपनी रफ्तार पर भरोसा करना होगा। अब बचाव का प्लान एक्टिवेट करने का वक्त है। यहां का पानी इतना गहरा नहीं है कि भेड़िए को रोक सके, इसलिए माता पिता बच्चों को टीलों की तरफ ले जाते हैं ताकि वो छिप सके। माता पिता अलग अलग हो जाते हैं ताकि भेड़िए का ध्यान बट जाए। टीलों की वजह से भेड़िया ठीक से देख नहीं पाता और उसकी चाल धीमी हो जाती है और इससे बच्चों को छिपने की सबसे अच्छी जगह ढूंढने का कीमती वक्त मिल जाता है। रेत में बच्चों के पैरों के निशान मिट चुके हैं और अकेला भेड़िया फिलहाल भूखा ही रहेगा। चालाक बच्चे भेड़िए से बच निकले हैं, लेकिन अब उनके सामने एक नई मुश्किल है। सुरक्षित जगह के लिए भागते हुए वो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। ऊपर से तेज रेगिस्तानी हवा रेत के सारे निशान मिटाती जा रही है। अब इनके लिए एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। माता पिता जानते हैं कि बिना खाने के और आसपास मंडराते खतरनाक शिकारियों के बीच बच्चे अकेले ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। ये रेगिस्तानी वेटलैंड बहुत विशाल है और टीलों की वजह से दूर तक दिखाई नहीं देता। एक दूसरे से मिलने की उम्मीदें तेजी से कम हो रही हैं। मजबूरी में माता पिता आसमान में उड़ान भरते हैं ताकि तलाश का दायरा बढ़ा सके। आखिरकार पिता को कुछ दिखता है, पैरों के निशान, और वो जाने पहचाने लगते हैं। शुक्र है आखिरकार मिलन हो गया। पवित्रता, लंबी उम्र और बुद्धि के प्रतीक माने जाने वाले काली गर्दन वाले सारस अपने माहौल का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं और पठार के पानी वाले इलाके में जीते और फलते फूलते हैं। येलो रिवर के स्रोत पर अब 5000 से ज्यादा झीलें विशाल 3 रिवर सोर्स नेशनल पार्क के हिस्से के रूप में संरक्षित हैं।
लगभग इंग्लैंड जितने आकार के इलाके में फैला ये पार्क औसतन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क बनाता है। जमे हुए ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर बनते हैं। वसंत और गर्मियों में येलो रिवर के स्रोत से करीब 700 किलोमीटर पश्चिम में यांगसी के ग्लेशियर पिघलते हैं। ये पानी विशाल एल्पाइन घास के मैदानों को पोषण देता है और ये मैदान पठार के सबसे सख्त खानाबदोशों में से एक की शानदार वापसी का सहारा बन रहे हैं। कियांग, जिसे तिब्बती जंगली गधा भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी जंगली गधा प्रजाति के ये जानवर ताकतवर और फुर्तीले हैं और ताजा घास की तलाश में पठार पर घूमते रहते हैं। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और झुंड में हाल ही में कई नए बच्चे आए हैं। मादाएं साल में सिर्फ 1-2 हफ्ते ही प्रजनन के लिए तैयार होती हैं, इसलिए जो भी नर साथी बनाना चाहते हैं उन्हें जल्दी करनी होगी और पहल नर को ही करनी पड़ती है। इस कियांग के कान पर पुरानी लड़ाई का निशान है। दायां कान घायल है, लेकिन इस छोटी सी चोट से इसका साथी खोजने का हौसला नहीं टूटा। शायद एक मधुर आवाज काम आ जाए। ये लगातार कोशिश नहीं करेगा तो इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मिलन के खेल में टाइमिंग सबसे अहम है। नए बच्चे अभी भी दूध पी रहे हैं और कई बढ़िया मादाएं अपने बच्चों में व्यस्त हैं। अभी उन्हें रिझाने की कोशिश मुंह पर लात खिला सकती है। प्यार के लिए की गई मेहनत बेकार गई। मैदानों की ये सारी हलचल एक और ऊंचाई वाले परिवार की नजर में है, जो है भूखे भेड़ियों का एक झुंड। लगता है आज प्यार के लिए सही वक्त नहीं है। तंदुरुस्त वयस्क कियांग तेज दौड़ने वाले होते हैं। पिछले पैरों की ताकत की वजह से इन्हें पकड़ना आसान नहीं, लेकिन नए जन्मे बच्चे असुरक्षित हैं। और भेड़िए पास आते जा रहे हैं। मादा कियांग जल्दी से अपने बच्चों को इकट्ठा करके चलते झुंड के बीच में सुरक्षित कर लेती है। भेड़िए हमला शुरू करते हैं। उनका निशाना होता है एक ही टारगेट का लगातार पीछा करना और उसे झुंड की सुरक्षा से अलग करना। एक अनाड़ी बच्चा रास्ते से भटक जाता है। आगे वाला भेड़िया पूरी ताकत से बढ़ता है, घातक वार के लिए तैयार। लेकिन किसी तरह से वो बच्चा और तेज दौड़ता है और फिर से झुंड की सुरक्षा में पहुंच जाता है। आज कियांग जीत गए, संख्या की ताकत की मेहरबानी से। भेड़ियों के झुंड को फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा। पठार की 5,000 मीटर बर्फीली रेखा के नीचे भेड़ियों का राज है। यूरेशिया से आए ये भेड़िए इस कठिन माहौल में शानदार ढंग से ढल गए हैं। और भले ही हर शिकार कामयाब नहीं होता,
लेकिन उनका लगातार पीछा यहां जानवरों की आबादी को स्वस्थ रखता है। लेकिन दुनिया की छत पर दौड़ने का मजा सिर्फ भेड़िए ही नहीं लेते। सितंबर का महीना है और स्थानीय सफेद होंठों वाले हिरणों के बीच हलचल है। वो बेचैन हैं और उनका ध्यान खाने से हट रहा है। एक अजीब सी पुकार उन्हें बुला रही है। एक अहम सफर पर निकलने का वक्त आ गया है, जिनमें दिन रात पहाड़ पार किए जाएंगे। इस पहाड़ के सारे नर हिरण अब शामिल हो गए हैं। आमतौर पर ये हिरण अलग अलग रहते हैं। नर और मादा काफी दूर रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार वो थोड़े वक्त के लिए मिलते हैं, मिलन के लिए। लंबी तलाश के बाद आखिर उन्हें मादाओं का झुंड दिख गया है और वो अपनी खुशी मुश्किल से काबू में रख पा रहे हैं। जुनून भड़क चुका है और पीछा शुरू हो गया है। पीछा करने की ऐसी रोमांचक घटना को पहले कभी फिल्माया नहीं गया। कम ऑक्सीजन के बावजूद हिरण अपने मजबूत दिल और ज्यादा हीमोग्लोबिन की मदद से ये दौड़ जारी रखते हैं। मुकाबला नर की ताकत दिखाता है। उनके बड़े मजबूत सींग खतरनाक हथियार हैं। ज्यादातर युवा नर सींग भिड़ा रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं। इसका पैंतरा है ऊपर से सब देखना और सही वक्त का इंतजार करना। इसने एक सुंदर मादा को देख लिया है। अब जब बाकी नर व्यस्त हैं, तो यही सही मौका है। मादा दिलचस्पी दिखाती है और उसे नदी में उतरने का इशारा करती है। वो बेझिझक उसके पीछे चल पड़ता है। हालांकि ये जमीन के लिए ज्यादा ढले हैं, फिर भी सफेद होंठों वाले ये हिरण अच्छे तैराक होते हैं। ताकतवर यांगसी नदी भी इनके जुनून के रास्ते में नहीं आ पाती। और जब तक वो दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, वो एक जोड़ा बन चुके होते हैं। ज्यादातर सफेद होंठों वाले हिरणों को आखिरकार साथी मिल ही जाता है। वो कुछ प्यार भरे महीने साथ बिताते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। यांगसी नदी का उद्गम स्थल ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरा है। साल के 8 महीने यहां बर्फ रहती है और सिर्फ वसंत और गर्मियों में पिघली बर्फ बहकर यांगसी नदी बनाती है, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चिंगहाई तिब्बत पठार टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बना, जिसने धरती की सतह को ऊपर उठाकर
दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बनाए, और इन्हीं पहाड़ों में कुछ अनोखे जीव रहते हैं। हिमालयन गिद्ध। स्थानीय बौद्ध लोग इन्हें सम्मान देते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में हैं। ये 6000 मीटर तक उड़ सकते हैं और इनकी तेज नजर इन्हें जल्दी से इनका पसंदीदा खाना ढूंढने में मदद करती है, जो हैं जानवरों के शव। गिद्धों के बढ़ते समूह को कोई चीज आकर्षित कर रही है। एक जमा हुआ यैक। लेकिन जो पहले पहुंचे हैं वो अभी खुलकर खाने की हिम्मत नहीं करते। वो भूखे हैं, फिर भी अजीब तरह से सतर्क हैं, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हो। एक नखरे वाली देरी के साथ पहुंचता है मुखिया गिद्ध। ये ताकतवर है, लंबा है और रौबदार तरीके से चलता है। क्योंकि ये जिंदा जानवरों का शिकार कम ही करते हैं, तो इनके डरावने पंजे जमीन पर बेहतर चलने के लिए ढले हैं। खाने की जगह को जल्दी खाली करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा कोई ना कोई होता है जो हटता नहीं, और ऐसी किसी भी चुनौती से तुरंत और सख्ती से निपटना पड़ता है। इनकी ताकतवर चोंच और पंजों का वार गंभीर चोट, यहां तक कि मौत भी दे सकता है। लगता है इस बार चुनौती देने वाले ने अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया है। इन गिद्धों में ऊंच नीच के सख्त नियम होते हैं, जहां खाने का पहला हक मजबूत या प्रजनन की सही उम्र वाले पक्षियों का होता है, और बाकियों को सब्र से इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार ऊंचे दर्जे वाले गिद्धों का पेट भर गया और वो उड़ चले। वो पल जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब असली दावत शुरू होती है और खाने के सारे तौर तरीके भुला दिए जाते हैं। इन गिद्धों का मजबूत इम्यून सिस्टम इन्हें सड़ा हुआ मांस सुरक्षित रूप से खाने देता है। कुछ ही घंटों में जो भी खाने लायक था सब खत्म हो जाता है। हिमालयन गिद्ध हमेशा सर्दियों में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सख्त मौसम मैदानी इलाकों में बूढ़े, कमजोर और बीमार जानवरों पर भारी पड़ता है, जिससे युवा चूजों के लिए भरपूर खाना मिल जाता है और उनके जिंदा रहने के मौके बढ़ जाते हैं। ये गिद्ध नदी से करीब 100 मीटर ऊपर खड़ी चट्टानों के किनारों पर घोंसले बनाते हैं, और चट्टानों की दरारें उन्हें सर्दियों की तेज हवा और बर्फ से बचाती हैं। पठार पर जिंदगी खतरों से भरी हो सकती है, लेकिन यहाँ का चरम माहौल हर प्रजाति को जिंदा रहने के लिए नए और हैरान करने वाले तरीके अपनाने पर मजबूर करता है। जैसे ही वसंत गर्मियों में बदलता है, हिंद महासागर से आने वाली गर्म हवाएं मध्य एशिया की हवाओं से टकराती हैं और भरपूर बारिश होती है। मौसम के बदलते ही लंबे समय से शांत पड़े पौधे जागने लगते हैं। गर्मियों में भी रात का तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है, और इन सख्त हालात में टिके रहने के लिए कुछ पौधों ने बेहद समझदार तरीके विकसित कर लिए हैं।
ये रॉक जैस्मिन जमीन के बहुत करीब उगता है। इसका ठिगना ढांचा तेज हवाओं में नमी के नुकसान को रोकता है और ठंड से जमने से बचने के लिए गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। ये कंकरीली पहाड़ियां देखने में बेजान लग सकती हैं, लेकिन नजरें कभी कभी धोखा खा सकती हैं। ये स्नो लोटस एक यूनिक इंसुलेशन विकसित करता है। ये लगातार एक मोटा मुलायम आवरण बुनता रहता है जो इसे सिर से पैर तक ढक लेता है। जहां कई पौधे ठंड का मुश्किल से सामना करते हैं, वहीं ये फूल बेहतर तरीके से तैयार है। यहां प्रजनन का मौसम बेहद छोटा होता है और परागण करने वाले कीड़े बहुत कम होते हैं। इसलिए कई पौधों ने एक रचनात्मक रणनीति अपनाई है, एक साथ खिलना। इन ढेर सारे जंगली फूलों से आकर्षित होकर कीड़े सभी प्रजातियों को फैलने में मदद करते हैं, सिर्फ अपनी पसंदीदा प्रजातियों को नहीं। लेकिन कुछ पौधों को अकेले ही काम करना पड़ता है। हिमालयन ब्लू पॉपी यानी नीला पोस्ता, ये दुर्लभ पौधा लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। इसका छोटा सा बीज चट्टान की दरार में गिरता है और अंकुरित होने से पहले पूरा 1 साल सुप्त पड़ा रहता है। सर्दियों में इसके अंकुर मुरझा जाते हैं, जबकि इसकी डंडियां अगले साल के लिए ताकत जमा करती हैं। ये चक्र 10 साल से भी ज्यादा चलता रहता है और फिर जाकर ये पौधा अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार खिलता है। इसका कीमती पराग पौधे के पराग कोश के भीतर कसकर बंद रहता है, इसलिए परागण करने वालों को इनाम पाने के लिए सारे स्टेमन से गुजरना पड़ता है। यहां गर्मी का हर पल कीमती है। नीला पोस्ता नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे फल देता है और जब इसके सारे बीज पक जाते हैं तो ये विदा ले लेता है। लेकिन इसके बेहद सहनशील जीन्स वाले बीज पहाड़ की ठंडी एल्पाइन मिट्टी में आगे भी जड़ें जमाते रहेंगे। तीन बड़ी नदियों के स्रोतों का घर सैनजियान गुयान का विशाल संरक्षित इलाका चीन का वाटर टावर कहलाता है। और जहां पानी है वहां जिंदगी है। घास के मैदानों में गर्मी का मौसम है और यहाँ के कुछ नन्हे जीव रोमांच के लिए बेताब हैं। एक तिब्बती लोमड़ी का बच्चा सिर्फ 2 महीने का और अब तक शायद ही परिवार की जमीन के नीचे वाली मान से ये बाहर निकला हो। यहां सब कुछ नया और रहस्यमयी है। पहले 6 महीनों तक ज्यादातर बच्चे खाने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बच्चा कुछ अलग लगता है। एक पाइका लोमड़ी के खाने का 90% हिस्सा होते हैं और इतने सारे आसपास हो तो इस बच्चे को लगता है कि एक पकड़ना आसान होगा। जमीन के करीब रहने वाला अपना शरीर इस्तेमाल करते हुए तिब्बती लोमड़ी बिना दिखे शिकार के पास खिसकने की कोशिश करती है। मां दिलचस्पी से देख रही है। लोमड़ियों का चौकोर चेहरा शायद मजबूत जबड़े की मांसपेशियों के लिए होता है और बड़े दांत पाइका को पकड़ने के लिए बिल्कुल सही है। कोशिश बुरी नहीं थी। हालांकि इसके 4 स्वस्थ बच्चे हैं और यह मां जानती है कि सबसे बड़े के बचने की संभावना सबसे ज्यादा है। तिब्बती लोमड़ियां आमतौर पर एक ही साथी के साथ पूरी जिंदगी रहती हैं और मिलकर बच्चों को पालती हैं।
लेकिन इस परिवार का पिता गायब हो चुका है, जिससे मां को अकेले ही बच्चों को पालना और खिलाना पड़ रहा है। मां को फिर से शिकार पर निकलना होगा। लेकिन पठार पर एक तूफान बन रहा है। अचानक हुई बारिश से तापमान तेजी से गिरता है और जिन बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया वो संघर्ष करने लगते हैं। लेकिन मदद बस आ ही रही है। हमेशा की तरह सबसे बड़ा बच्चा सबसे पहले मां को देख लेता है और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। और वो सारे पाइका लेकर भाग जाता है। भूखे छोटे भाई बहन खाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मां इसमें दखल नहीं देती। भर पेट खाने के बाद सबसे बड़ा बच्चा बचा हुआ पाइका अपने लिए रखता है और उसे किसी सुरक्षित जगह छिपाने की सोचता है ताकि कोई और ना देख पाए। लेकिन यह जगह तो घर के बहुत ही करीब है। शायद घर से दूर ये जगह काम आएगी जहां भूखे भाई बहन पहुंच नहीं पाएंगे। पठार के घास के मैदानों में दोपहर के आसपास तेज धूप पतली हवा को चीरती हुई तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाती है और घने फर वाली लोमड़ियों को सुस्त कर देती है। खैर, ज्यादातर को कोई है जिसमें अब भी जोश बाकी है और उसे शिकार की प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़े बच्चे के बेतरतीब हमले निशाना चूक रहे हैं। अब एक अलग तरीका आजमाने का वक्त है, पीछा करना। जमीन के जितना हो सके उतना करीब रहते हुए धीरे और खामोशी से खिसकते हुए लोमड़ी वार करने की दूरी तक पहुंच सकती है। आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। सबसे बड़े बच्चे का यह पहला शिकार आजादी और जिंदा रहने की राह में एक अहम कदम है। उसका लगातार अभ्यास, जो शिकार के बाद भी जारी है, आखिरकार रंग लाया। लाखों सालों से तिब्बती लोमड़ियों की बढ़ती हुई आबादी इस पठार पर फलती फूलती रही है। अपनी समझदारी और खास तौर पर विकसित शरीर के सहारे वो ऊंचाई वाली जिंदगी के लिए पूरी तरह ढल चुकी हैं। लेकिन अपने पंख फैलाने की चाह सिर्फ लोमड़ी के बच्चों में ही नहीं है। पतझड़ का मौसम खत्म होने वाला है और काले गर्दन वाले सारस का सिर्फ एक ही बच्चा बच पाया है। अब भी माता पिता की देखभाल और सुरक्षा में रहने वाला ये युवा सारस आजादी की चाह महसूस करने लगा है। माइग्रेशन का मौसम आ चुका है। हर दिन और ज्यादा सारस पठार छोड़कर दूर निचली ऊंचाई वाले सर्दियों के ठिकानों की ओर जा रहे हैं। ये बच्चा उड़ान की आखिरी कसरत कर रहा है, ये जानते हुए कि भारी बर्फ आने से पहले इसे आसमान में उड़ना होगा।
उड़ान भर ली। आखिरकार ये सारस परिवार भी अपने पठारी इलाके को फिलहाल पीछे छोड़ रहा है। अगली वसंत में ये फिर लौटेंगे। चिंगहाई तिब्बत पठार हजारों पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। इस कठोर और चुनौतीपूर्ण धरती